आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और कह सकते हैं काफी चर्चित फैसले की तहों में उतरेंगे। कैलाश बेन महेंद्र भाई पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य। जी नमस्कार। ये वाकई एक महत्वपूर्ण मामला है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुख्य अंश हैं। ये मामला एक परिवार के अंदरूनी झगड़े, काफी गंभीर आरोपों और उससे भी ज्यादा कानून के संभावित दुरुपयोग के पेचीदा सवालों से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। संक्षेप में मामला ये था कि कुछ ससुराल वालों पर दहेज, उत्पीड़न और क्रूरता यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A और दूसरी मिलती जुलती धाराओं के तहत आरोप लगे थे। जी हाँ। और उन्होंने इन आरोपों को रद्द करवाने के लिए अर्जी दी थी। उनका कहना था कि ये आरोप झूठे हैं और असलियत में एक संपत्ति विवाद की वजह से लगाए गए हैं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बड़ा सवाल था, क्या ये वाकई एक आपराधिक मामला बनता है जिसे हम कहते हैं पहली नजर में या प्रिमा फेसी? हाँ, प्रिमा फेसी। या फिर ये एक सिविल मतलब संपत्ति या अधिकारों से जुड़ा दीवानी मामला है जिसे बस आपराधिक जामा पहना दिया गया है। कोर्ट ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि अदालतों को ऐसे मामलों में कितनी बारीकी से जांच करनी चाहिए, खासकर जब एफआईआर के पीछे कोई गलत नियत या बदला लेने का शक हो। दिलचस्प है। तो चलिए फिर खोलते हैं इस केस की परतें, समझते हैं कि शिकायत क्या थी, बचाव पक्ष ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट आखिर अपने फैसले तक कैसे पहुंचा। तो कहानी शुरू होती है शिकायतकर्ता यानी पति की पत्नी द्वारा दायर एक एफआईआर से। शिकायत तो 1 मार्च 2013 को दी गई थी और एफआईआर शायद 25 मार्च 2013 के आसपास दर्ज हुई। जी। इसमें ससुराल के 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। सौतेली सास थी कैलाश बेन, सौतेले देवर, सौतेले मामा ससुर और परिवार का एक मुनीम। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता का पति इसमें आरोपी नहीं था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आरोप लगाए गए थे आईपीसी की धारा 498A के तहत, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता से जुड़ी है। ठीक है। साथ में धारा 323B थी जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए। चोट पहुंचाना। हाँ। 504 शांति भंग करने के इरादे से अपमान, 506 अपराजिक धमकी। अच्छा। और इन सब के साथ धारा 34 भी थी। सेक्शन 34 मतलब साझी नियत। जी, जिसका मतलब होता है कि ये सब काम साझी नियत से किए गए। तो मतलब आरोप काफी गंभीर लगाए गए थे। हाँ, ये तो है। और शिकायत में कई घटनाओं का जिक्र था जो 2002 में हुई शादी से लेकर 2013 तक यानी करीब 11 साल के दौरान फैली हुई थी। काफी लंबा समय। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो आरोप क्या थे। पहला तो शादी के वक्त दहेज दिया गया था, कार, सोना, कैश वगैरह। फिर बाद में खासकर बच्चों के जन्म के मौकों पर सौतेली सास और दूसरे रिश्तेदारों ने संपत्ति में हिस्सा न देने की धमकियां दी। अच्छा, संपत्ति का एंगल शुरुआत से था। लगता तो यही है। शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और बुरा बर्ताव करने का भी आरोप था, जैसे घर में घुसने से रोक दिया, खाना नहीं दिया। ये भी कहा गया कि सौतेले बेरम में बेटी का स्कूल एडमिशन धोखाधड़ी से रद्द करवा दिया। ओके। परिवार के मुनीम पर भी धमकाने का आरोप था कि संपत्ति पर सिर्फ देवर का हक है। मुनीम पर भी? हाँ, और अंत में ये भी कहा गया कि इन सब वजहों से डरकर वो अपने मायके जालना चली गईं, लेकिन वहां भी उन्हें धमकाया गया और बच्चों के भविष्य के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए। बाप रे, 50 लाख! तो आप देख सकते हैं आरोपों का दायरा काफी बड़ा था और समय भी काफी लंबा खिंचावा था। बिल्कुल। और पुलिस ने फिर जांच की और 30 जुलाई 2013 को चार्जशीट भी फाइल कर दी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को जांच में लगा कि केस चलाने लायक सबूत है। सही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोपियों यानी अपीलकर्ताओं ने इन आरोपों और चार्जशीट को रद्द करवाने के लिए फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत। जी हाँ, सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल किया। ये धारा हाईकोर्ट को एक खास शक्ति देती है कि वो न्याय सुनिश्चित करने या कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी भी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकती है। लेकिन हाईकोर्ट का क्या रुख रहा? हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने 5 मई 2017 को उनकी याचिका खारिज कर दी। खारिज कर दी? क्यों? हाईकोर्ट को लगा कि एफआईआर में विशिष्ट आरोप हैं, मतलब हर आरोपी के खिलाफ कुछ न कुछ प्रत्यक्ष कृत्य यानी सीधे तौर पर शामिल होने की बात कही गई है। अच्छा, ओवर्ट एक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और हाईकोर्ट को लगा कि ये पहली नजर में धारा 498A के तहत क्रूरता का मामला बनाते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि कुछ घटनाएं जालना में होने का दावा किया गया था, इसलिए जालना की अदालतों को केस सुनने का अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन है। तो हाईकोर्ट से तो राहत नहीं मिली, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी, वहां अपीलकर्ताओं की तरफ से जाने माने वकील थे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और श्री सिद्धार्थ लूथरा। उनके मुख्य तर्क क्या थे सुप्रीम कोर्ट के सामने? उनके तर्कों का निचोड़ कुछ इस तरह था। देखिए, पहला, एफआईआर में आरोप बहुत ही जनरल एंड ऑमनिबस है।
जनरल और ऑमनिबस मतलब? ये एक कानूनी शब्दावली है, पर इसका मतलब है कि आरोप गोलमोल हैं। सब पर एक जैसे आरोप लगा दिए गए हैं, बिना ये बताए कि किसने कब कहाँ क्या किया। घटनाओं की तारीखें, समय, जगह जैसी जरूरी डिटेल्स गायब हैं। अच्छा, स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं थी। बिल्कुल। दूसरा, और ये बहुत अहम था, कि ये एफआईआर असल में एक संपत्ति विवाद का नतीजा है। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। जी, शिकायतकर्ता के पति ने एफआईआर दर्ज होने से ठीक 2 दिन पहले अपने पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई के खिलाफ गुजरात में एक दीवानी मुकदमा यानी सिविल सूट फाइल किया था। 2 दिन पहले? हाँ, सिर्फ 2 दिन पहले। उसमें पुश्तैनी संपत्ति और बिजनेस ट्रेडमार्क के अधिकारों की मांग की गई थी। अपीलकर्ताओं का कहना था कि ये एफआईआर उसी सिविल केस में दबाव बनाने और बदला लेने के लिए लिखाई गई है, जो कानून का सरासर दुरुपयोग है। अब्यूज ऑफ प्रोसेस। एग्जैक्टली, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तीसरा, पुलिस ने जो गवाहों के बयान लिए, मतलब सीआरपीसी धारा 161 के तहत, वे भी लगभग एक जैसे हैं और सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, कोई ठोस सबूत नहीं। और चौथा, एक तुरुप का इक्का उनके पास ये था कि इन्हीं आरोपों पर आधारित एक घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायतकर्ता द्वारा ही दायर किया गया केस जालना की निचली अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद 16 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब सेम आरोपों पर एक केस पहले ही खारिज हो चुका था? लगभग सेम आरोपों पर, जी हाँ। और ये सिविल सूट वाली बात, पति ने 27 फरवरी 2013 को सिविल केस किया और पत्नी ने 1 मार्च 2013 को आपराधिक शिकायत दे दी। टाइमिंग तो वाकई सवाल खड़े करती है। हाँ बिल्कुल, ये महज संयोग लगना मुश्किल था। और इस सिविल सूट का जिक्र एफआईआर में था क्या? नहीं, एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पृष्ठभूमि पर बहुत गौर किया। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बस ये कहकर याचिका खारिज कर दी कि विशिष्ट आरोप हैं, लेकिन आरोपों की गहराई से जांच नहीं की, खासकर तब जब एफआईआर के पीछे गलत इरादे या मालाफाइड यानी दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप लगाया गया हो। मैलाफाइड इंटेंट। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद वाजिद बनाम यूपी राज्य के 2023 के केस का हवाला दिया। उस फैसले में कहा गया था कि जब एफआईआर के तुच्छ, तंग करने वाले या बदला लेने के मकसद से दायर होने का शक हो, तो अदालत का फर्ज बनता है कि वो सिर्फ एफआईआर के शब्दों पर न जाए, बल्कि पूरे रिकॉर्ड, परिस्थितियों और छिपे इरादों को भी समझने की कोशिश करे, ज्यादा सावधानी बरतें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद जांच की तो उन्हें क्या मिला? क्या वो हाईकोर्ट की तरह इन आरोपों को विशिष्ट मान रहे थे? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम अलग था। पहली बात, कोर्ट ने कहा कि पति का सिविल केस दायर करना और उसके ठीक 2 दिन बाद पत्नी का ये आपराधिक एफआईआर दर्ज करवाना, इसे महज संयोग मानना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। एफआईआर का पूरा जोर बार बार इसी बात पर था कि अपीलकर्ता उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं या देने से मना कर रहे हैं। अच्छा। ये सीधे सीधे उस सिविल विवाद से जुड़ा था जो पति ने शुरू किया था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सिद्धांत दोहराया। उन्होंने जी सागर सूरी बनाम यूपी राज्य और जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य जैसे पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि दीवानी यानी सिविल मामलों को आपराधिक रंग देना गलत है। हाँ, ये अक्सर कहा जाता है। जी, क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल सिविल विवाद निपटाने के शॉर्टकट के तौर पर नहीं होना चाहिए। अदालतों को बहुत सावधान रहना होगा कि कहीं कानून का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर उन आरोपों का क्या जो एफआईआर में थे, जैसे दहेज मांगना, मारपीट करना, धमकी देना? हाईकोर्ट ने तो उन्हें महत्वपूर्ण माना था। सुप्रीम कोर्ट ने उन तथाकथित विशिष्ट आरोपों को बारीकी से देखा और पाया कि वे असल में बहुत अस्पष्ट यानी वेग और सामान्य यानी जनरल थे, हवाई ज्यादा थे। कैसे? मतलब क्या कमियां थी उनमें? देखिए, जैसे 2002 के दहेज के आरोप 2013 में लगाए गए, पूरे 11 साल बाद। हाँ, ये तो काफी देर है। और इन्हीं आरोपों को डीवी केस में निचली अदालत पहले ही भरोसे लायक नहीं मान चुकी थी। अच्छा, ये भी है। जॉइंट लॉकर का जिक्र है, पर कौन सा बैंक, क्या लॉकर नंबर, कोई जानकारी नहीं। डिटेल्स मिसिंग है। बिल्कुल। धमकियों और मारपीट की बातें हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किन शब्दों में धमकी दी गई, मारपीट की तारीख क्या थी, कोई सटीक जानकारी नहीं, बस जनरल बातें थी। बेटी का एडमिशन रद्द कराने का आरोप भी ऐसा ही था। कौन सा स्कूल कब रद्द हुआ, कैसे धोखाधड़ी हुई, कोई ब्यौरा नहीं। मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं।
और मुनीम पर आरोप था कि वो कहानियां सुनाता है और मानसिक प्रताड़ना करवाता है। ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, ढीले ढाले आरोप हैं। इनसे कोई ठोस अपराध साबित करना मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं है, उनमें कुछ दम भी होना चाहिए, कुछ ठोस बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में कोर्ट ने कुछ और अहम केसों का हवाला दिया, जैसे उषा चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2023, जिसमें कहा गया कि अस्पष्ट आरोप हों जिनसे अपराध के जरूरी तत्व ही न बनते हों तो कार्रवाई जारी रखना ठीक नहीं। ठीक है। नीलू चोपड़ा बनाम भारती 2009 का भी जिक्र था, जहां गहने वापस न करने के आरोप थे, पर कब दिए, कब मांगे, कितने थे, कोई डिटेल नहीं थी। कोर्ट ने उसे नाकाफी माना। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसलों जैसे कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य 2022 और ममिदी अनिल कुमार रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2024 पर जोर दिया। कहकशां कौसर केस काफी चर्चित रहा था। जी हाँ। इन केसों में कोर्ट ने मैट्रिमोनियल विवादों में रिश्तेदारों के खिलाफ ऐसे ही गोलमोल ओमनीबस आरोप लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई थी। ओमनीबस मतलब सबके ऊपर एक ही लाठी से हाँक देना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। कोर्ट ने साफ कहा था कि धारा 498A जैसे जरूरी कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, उनका इस्तेमाल रिश्तेदारों से बदला लेने या उन्हें परेशान करने के हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए। सही बात है। ऐसे अस्पष्ट आरोपों पर रिश्तेदारों को मुकदमे की सालों चलने वाली पीड़ा झेलने देना अन्याय है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, अब आते हैं उस घरेलू हिंसा वाले केस पर जिसका जिक्र अपीलकर्ताओं ने किया था। उसका इस मामले पर क्या असर पड़ा? वो तो निचली अदालत से खारिज हो गया था। हाँ, और ये इस केस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ। जैसा मैंने बताया, हाँ। शिकायतकर्ता ने क्रिमिनल FIR के बाद 6 अप्रैल 2013 को लगभग इन्हीं आरोपों पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के तहत भी एक केस दायर किया था। अच्छा, FIR के बाद? जी, FIR के कुछ ही दिन बाद ये मामला पूरी तरह ट्रायल पर चला, यानी दोनों पक्षों ने सबूत पेश किए, गवाहियां हुईं। हाँ। और फिर 16 जनवरी 2019 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जालना ने उस DV केस को खारिज कर दिया। अच्छा। और सिर्फ खारिज नहीं किया, बल्कि अपने फैसले में बहुत साफ तौर पर लिखा कि शिकायतकर्ता के बयान भरोसे के लायक नहीं है और उन्हें किसी और सबूत से पुष्टि नहीं मिलती। अरे! मजिस्ट्रेट ने ये भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने खुद माना कि संपत्ति का विवाद चल रहा है और उसकी अर्जी में संपत्ति पाने की इच्छा साफ दिखती है। निचली अदालत का निष्कर्ष था कि ऐसा लगता है कि ये केस पति के कहने पर संपत्ति हड़पने के गलत इरादे यानी अल्टीरियर मोटिव से दायर किया गया था। अल्टीरियर मोटिव, गलत नियत। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर खास गौर किया कि DV केस का ये फैसला फाइनल हो चुका था क्योंकि शिकायतकर्ता ने इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी। बाप रे! तो मतलब जिन आरोपों पर ये क्रिमिनल केस चल रहा था, लगभग उन्हीं आरोपों को एक कोर्ट पूरी सुनवाई के बाद पहले ही झूठा और गलत नियत से प्रेरित पा चुका था और उस फैसले को चुनौती भी नहीं दी गई। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा असर पड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हाँ, बिल्कुल। इसी से सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष और पुख्ता हो गया। कोर्ट ने कहा कि ये तथ्य साफ इशारा करता है कि ये आपराधिक कार्यवाही सद्भावनापूर्ण यानी बोनाफाइड नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण यानी मालाफाइड इरादे से शुरू की गई थी। मेलाफाइड? जी, इसका मकसद सिर्फ अपीलकर्ताओं को परेशान करना और शायद सिविल केस में बढ़त हासिल करना था। ये कानून की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग था। सही है। कोर्ट ने हाल के अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य 2024 केस का हवाला देते हुए कहा कि जब कार्यवाही साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग लगे और अन्याय को जन्म दे रही हो तो उसे चलने देना न्याय का मजाक उड़ाना, ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा। ऐसी कार्यवाही को रद्द करना ही न्याय के हित में है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या था? बहुत स्पष्ट लग रहा है अब तो। जी, काफी स्पष्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली। अच्छा। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने FIR रद्द करने से मना किया था। ठीक है। और साथ ही पुलिस स्टेशन जालना में दर्ज उस FIR क्राइम नंबर 821013 और उसके आधार पर बनी चार्जशीट नंबर 12322013 को भी पूरी तरह से रद्द यानी क्वॉश कर दिया। FIR और चार्जशीट दोनों क्वैश हो गई? जी हाँ, दोनों। यहाँ एक तकनीकी सवाल मन में आता है। अक्सर बचाव पक्ष ये दलील देता है कि एक बार चार्जशीट फाइल हो गई तो फिर FIR या कार्यवाही रद्द नहीं होनी चाहिए, मामला ट्रायल में जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा? हाँ, ये एक आम दलील है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, यानी वो शक्तियां जो न्याय करने के लिए जरूरी हैं, उन पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अच्छा, मतलब चार्जशीट के बाद भी 482 इस्तेमाल हो सकती है? बिल्कुल। कोर्ट का तर्क था कि अगर एफआईआर के स्टेज पर जब जांच शुरू ही हुई है तब कार्यवाही में दखल दिया जा सकता है। अगर वो गलत लग रही हो तो चार्जशीट बनने के बाद तो और भी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। क्यों? खासकर अगर वो कार्यवाही कानून का सरासर दुरुपयोग है। बल्कि कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट बनने के बाद तो दुरुपयोग का असर और बढ़ जाता है, क्योंकि तब अभियुक्त पर बाकायदा मुकदमा चलने का खतरा मंडराने लगता है। हाँ, बात तो सही है। कोर्ट ने आनंद कुमार मोहत्ता बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली जैसे केसों का हवाला देकर इस स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया। समझ गया। तो संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस केस में आईपीसी 498A और अन्य धाराओं के जरूरी तत्व ही मौजूद नहीं थे। जी। आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे। उनके पीछे का मकसद सिविल विवाद में दबाव बनाना लग रहा था। हाँ। और सबसे बड़ी बात, उन्हीं आरोपों को एक दूसरी अदालत पहले ही खारिज कर चुकी थी। है ना? बिल्कुल। ये सारे फैक्टर्स मिलाकर देखे गए। इसलिए इस आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना अन्याय होता। एकदम सही। और क्योंकि मामला इन्हीं आधारों पर रद्द हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन वाले सवाल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला आधारित किया था। वो मुद्दा तो गौण हो गया फिर। जी। तो कैलाशबेन पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य के इस पूरे मामले की गहराई में उतरने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? ये फैसला क्या दिखाता है? देखिए, ये फैसला दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कितना सजग है, खासकर ऐसे मामलों में जहां पारिवारिक और संपत्ति के झगड़े आपस में बुरी तरह उलझे हों। हाँ, ये उलझे नाम है। बिल्कुल। ये फैसला अदालतों को एक जिम्मेदारी याद दिलाता है कि वे आरोपों की, खासकर पारिवारिक झगड़ों में रिश्तेदारों पर लगाए गए आरोपों की बहुत सावधानी से जांच करें। सिर्फ सतही तौर पर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये ना देखें कि आरोप क्या हैं, बल्कि ये भी देखें कि क्या वे ठोस है, क्या उनके पीछे कोई सच्चाई है, या वे सिर्फ हवा हवाई और बदला लेने के लिए लगाए गए लगते हैं। और ये उस बढ़ती हुई चिंता को भी उजागर करता है कि कहीं सिविल विवाद निपटाने के लिए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल एक हथियार की तरह तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। और ये हमेशा एक बहुत महीन संतुलन साधने वाली बात है ना? हाँ, बहुत नाजुक संतुलन। एक तरफ घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के असली पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। धारा 498A जैसे कानून इसीलिए बने हैं। निसंदेह। तो दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल निर्दोष लोगों को परेशान करने या व्यक्तिगत स्कोर सेटल करने के लिए ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही आज के श्रोताओं के लिए सोचने का एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारी कानूनी व्यवस्था ये संतुलन कैसे बेहतर तरीके से साध सकती है? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कैसे सुनिश्चित करें कि धारा 498A जैसे कानूनों का सुरक्षा कवच असली पीड़ितों तक पहुंचे, लेकिन ये ढाल किसी के हाथ में तलवार न बन जाए जिसका इस्तेमाल निर्दोषों पर हो। ये एक लगातार चलने वाली बहस है और इसमें समाज और न्यायपालिका दोनों की भूमिका है। बिल्कुल। इस गहरी और बारीक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले और उसके पीछे की सोच को समझने में काफी मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। धन्यवाद।